पंकज त्रिपाठी मेरे बहुत फेवरेट हैं। वो चाहे बतौर शाहिद कुरैशी गैंग्स ऑफ वसेपुर में आए हों, बतौर पंडित जी फुकरे में आए हों, बतौर गुरु जी सेक्रेट गेम्स में आए हों, या फिर बतौर कालीन भैया मिर्ज़ापुर में आए हों, ऐसे लगता है कि जिस रोल में भी वो आते हैं लगता है कि ये रोल ख़ास करके इन्हीं के लिए बना था। थोड़ा कम काम करते हैं लेकिन बहुत चुनिंदा काम होता है, लेकिन उम्दा काम होता है। अपने रोल में, अपने किरदार में पूरी तरह से जज्ब हो जाते हैं। इनकी तरफ से कोई भी नई पेशकश होती है, कोई भी फिल्म होती है, सीरीज़ होती है, उसकी कहानी कुछ भी रही हो, स्क्रिप्ट कुछ भी हो, लेकिन वो मैं पंकज त्रिपाठी के लिए ज़रूर देख लिया करता हूँ। मैं हाल ही में इनकी एक फ़िल्म आई, और क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से सिनेमा में रिलीज़ नहीं हो रही थी तो ऑनलाइन हुई, तो मुझे भी मौका मिल गया, मैंने कल ऑनलाइन देखी। फ़िल्म को तो मैं देखने के लिए बैठा था महज पंकज त्रिपाठी के लिए, लेकिन देखते देखते ये फ़िल्म इतनी सबक आमोज़, इतनी बेहतरीन साबित हुई, इससे मैंने इतना कुछ सीखा, मुझे लगा क्यों ना आज उसी के साथ रिलेटेड आपके साथ कोई बात कर ली जाए। फ़िल्म का नाम है कागज़। आप ये देखिएगा ज़रूर। इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क में कागज़ की अहमियत क्या है, और अगर माकूल कागज़ यानी अप्रोप्रिएट पेपर आपके पास नहीं है तो आपकी हैसियत क्या हो सकती है। वैसे तो कागज़ की अहमियत हो सकता है दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं उनमें हमारे मुल्क से भी ज़्यादा हो, लेकिन कागज़ ना होने पे आपकी हैसियत क्या हो सकती है, उसके लिए, उसको समझने, बेहतर तरीके से समझने के लिए ये फ़िल्म देखनी ज़रूरी है। इसी के रिलेटेड किसी चीज़ पे आज मैं बात करूँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। मैं बात करना चाहता था फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, यानी एक आपको हकूक़ देता है कहीं पे रहने के लिए, और वो कागज़ अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक लंबे वक्त के बाद, बड़े लंबे इंतज़ार के बाद, मुल्क भर में तो बहुत लंबी स्ट्रगल रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक लंबा इंतज़ार रहा, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है। इस इम्प्लीमेंटेशन को सियासी तौर के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके 2-3 पहलू हैं, उसके कनेक्टेड मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली बात है जो आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मैं, ज़रूरी है आपके समझने के लिए। 2 रोज़ पहले जो मेरा एपिसोड था, यानी इतवार को स्ट्रीम किया गया था, उसमें मैंने गोजरी ज़ुबान में बात की थी। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो ज़्यादा बेनिफिशरी साबित होंगे वो गुजर कम्युनिटी के लोग होंगे, लेकिन एक्सक्लूसिवली गुजर कम्युनिटी के लोग नहीं है, और लोग भी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं या दीगर किस्म के फॉरेस्ट ड्वेलर आते हैं। तो लिहाजा आप ये मत समझिएगा कि ये उसी इतवार के प्रोग्राम के कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये मामला जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का है, ये इंटायरली गवर्नेंस का है। अब क्योंकि एक नई डेवलपमेंट हो रही है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस तरफ हों या उस तरफ हों, वो सारे अपना एक जो नज़रिया है इसके ऊपर, अपना रिएक्शन, अपने तासरात वो ज़रूर दे रहे हैं। मान लीजिए जो बीजेपी वाले हैं, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और हर आए दिन इसके बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारी देन है, और जो 5 अगस्त 2019 को मामला जात हुए, अगर वो ना होते तो ये हो नहीं पाता था, ये हमारी देन है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और ये फिर इसको गुजर कम्युनिटी के साथ बराह रास्त कनेक्ट करके बताते हैं। ये कहते हैं कि पोलिटिसाइजेशन होती है ना आइडेंटिटी की, इसी तरह से ये कहते हैं कि ये बहुत नेशनलिस्ट कम्युनिटी, ये मुल्क के मफादात में हमेशा ये रहे, तो इनके मफाद में हमने ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया, ये कहते हैं बीजेपी वाले। एक और पार्टी जो नई बनी हुई है, अपनी पार्टी, जिसको अब लगभग साल होने के लिए जा रहा है, वो तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने पार्टी ही इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमें मरकज़ से वादा मिला कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लगवाएंगे यहाँ पे। दूसरी पार्टीज़ हैं, जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो और इतने मामलात में उलझे हुए हैं कि उन्होंने इसके ऊपर कोई अपना ख़ास रद्द अमल ज़ाहिर किया ही नहीं है। इसकी थोड़ी सारी बैकग्राउंड देखते हैं हम। है क्या है कि सेंचुरीज से, सदियों से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और किस्म के लोग भी जो जंगलात में रहते आ रहे हैं, अब जदीद दौर के कवानीन आ गए, यानी मॉडर्न डे लॉज जो आ गए, तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया किसके दरमियान, कानून के दरमियान और इन लोगों के हकूक़ के दरमियान जो जंगलात में रहा करते थे। कानून की नज़र में ये लोग जो हैं ये जंगलात के ऊपर नाजायज़ काबिज़ हैं, और ये लोग कहते हैं कि हमारे हकूक़ इतने हैं कि कानून के आने से पहले और जंगलात के महकमा जात जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इनके आने से पहले हम तो जंगलों में हैं, इन जंगलों की रखवाली हमने की, इन जंगलों को बचाया हमने, तो लिहाजा हमारा इन जंगलों के ऊपर हक है। इसके चलते ये एक लंबी स्ट्रगल, इसके ऊपर बहुत बेशुमार किताबें हैं, इसके ऊपर बेशुमार फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, आप कभी देखिएगा। बहुत बड़ी स्ट्रगल इस मुल्क में इसके ऊपर चली है। इस स्ट्रगल के चलते चलते 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सदारत में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट थी मरकज़ में,
तब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया, एक लेजिस्लेशन पास किया जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसको छोटा करके फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी कहा जाता है। 2007-8 में इसको रोल आउट करना शुरू कर दिया, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो मुल्क भर में शुरू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कानून नाफिज नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक खसूसी आइनी हैसियत थी। जो पार्लियामेंट में जो सारे कानून पास होते हैं वो अपने आप सारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते, 2-3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर, यानी दिफा, कम्युनिकेशन वगैरह इनको छोड़कर। बाकी सारे जो कानून हैं वो इस किस्म के तर्ज के होते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर को उसको रेटिफाई करना पड़ता था, मंजूरी देनी पड़ती थी कि हाँ ये कानून हमें चाहिए, ये हम लगाना चाहते हैं, या कुछ कानून इस तर्ज के होते थे जिनको एग्जीक्यूटिव कंकरेंस अप्रूवल चाहिए, यानी कैबिनेट कहेगी कि आप आने दीजिए तो वो कानून आ जाएगा। कुछ कानून इस किस्म के होते हैं जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव कंकरेंस, ये गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप ये लगा लीजिएगा कानून। लेकिन ये कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लग सका। इसी तरह से एक और भी था, जैसे पंचायती राज एक्ट में जो अमेंडमेंट थी 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट, वो जम्मू कश्मीर में नहीं लग सकती क्योंकि मखसूस आइनी हैसियत थी जम्मू कश्मीर की। और इस मखसूस आइनी हैसियत में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लग सकता था, अफ्स्पा लग गया, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लग सकता था। मरकज़ ने कहा कि डिलिमिटेशन के ऊपर फैसला वो इमीडिएटली लग सकता था। पोटा उन्होंने कहा इमीडिएटली यहाँ पे लग गया। टैक्सेशन के रिलेटेड बहुत सारे कानून जो है वो लग गए, लेकिन ये नहीं लग सकता था। अब इसमें इसको देखकर सुनकर बहुत सारे लोगों के जज्बात मजरू होंगे। वो कहेंगे कि देखिए आपने जो खसूसी हैसियत है उसको आपने इल्ज़ाम दिया कि उसकी वजह से ये फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लग सकते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं होती है, ये पॉलिटिकल विल की बात होती है कि क्या ये लोग ये कानून यहाँ पे क्यों नहीं लगने दे रहे थे। 2006 में जब ये कानून आया था तो याद करना इसको कि तब यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी। इसको आप याद रखिएगा, फिर आपको चेस बोर्ड के ऊपर ये कहाँ जाता है वो कहाँ जाता है आपको याद रहेगा। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, यानी कांग्रेस मुसलसल कंटिन्यूटी में रही। और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। ये फिर से एक, जैसे पहले यहाँ पे पीडीपी थी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस मुसलसल साथ में अलायंस पार्टनर थी और मरकज़ में भी कांग्रेस थी। जब पीडीपी और बीजेपी आए, पीडीपी लोकल पार्टी थी, बीजेपी साथ में थी और मरकज़ में भी बीजेपी थी, लेकिन ये कानून यहाँ पे लागू नहीं हो सका। और आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्लेम कर रही हैं, मुबारकबाद दे रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं, चिट्ठी लिख रही हैं, अखबारों में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, कहते जी हमने लगवाया फॉरेस्ट राइट, हमने लगवाया फॉरेस्ट राइट। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में हमने बात करनी है कि बजाय ये खुशी मनाने के गवर्नमेंट के साथ कुछ और बात करने की ज़रूरत है कि इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस तरह से हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके हकूक़ जो हैं वो, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकें। अब सिचुएशन ये है कि आया कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे, वही उसी दिन 5 अगस्त 2019 को जब कवानीन की तब्दीली हुई, 153 एक्ट जो हैं एग्जिस्ट करते थे जम्मू कश्मीर में, उस रोज़ तक उन एक्ट्स को रिपील किया गया और 166 एक्ट जो जम्मू कश्मीर में थे उनको रिटेन किया गया, उनको रखा गया और 106 नए एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट उन 106 एक्ट्स में से एक था। बाकी सारी चीज़ें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई, यानी 31 अक्टूबर 2019 के बाद सारी चीज़ें एक के बाद दिगरे एक एक करके सारी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ। ये 18 नवंबर 2020 को जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन चल रहे थे, उसके बीच इन द मिडल ऑफ दैट कुछ इंसिडेंट्स हुए 3-4 ऐसे, जहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स सदियों से या दहाइयों से जो जंगलात में रह रहे थे उनकी एविक्शन जब हुई और उनके इर्द गिर्द बात चलने लगी, वो एक पॉलिटिकल इशू बना। पूरे रियासत में, सूबे पूरे में लोगों ने उसके बारे में बात की, उसकी फिर चर्चा हुआ उसके बारे में, उसमें एक ख़ास जगह से इंटरवेंशन आई और तब जाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इससे मुझे एक दिलचस्प बात याद आती है।
भीम सिंह साहब को जानते हैं, आजकल उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, सियासी तौर पे भी वो सरगर्म रहते हैं। बेशक इलेक्शन उन्होंने ज़िंदगी में एक ही बार जीता हो, लेकिन हर मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर ज़रूर जाते हैं। मैं छोटा लड़का था जब मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ से वापस आ रहा था मैं, तो उस दौरान कोई पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे। भीम सिंह साहब को वोट चाहे 4,000 मिले या 5,000 मिले आउट ऑफ सेवरल लैक्स, लेकिन वो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ते हैं, असेंबली का भी लड़ते हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो वो ज़रूर लड़ेंगे। मैं रजौरी में था और वहाँ पे एक डाक बंगलों के पास चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ से मैं गुजर के आ रहा था, तो वहाँ पे भीम सिंह साहब की तकरीर चल रही थी। मैंने पहली बार आराम से नज़दीक से, पहले इनके फ़ोटो वोटो ही देखे हुए थे, नज़दीक से मैंने भीम सिंह साहब को देखा। शॉल वाल ओढ़ा हुआ तकरीर कर रहे थे। वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई इनकी, ये क्या कह रहे थे। ये वो तकरीर सुनने वालों में भी कुछ खास लोग नहीं थे। जैसे मैं आ रहा था कोई ट्यूशन पढ़ के या स्कूल से, तो मैं खड़ा हो गया वहाँ पे। इसी तरह से कोई 12, 15, 20 लोग जो हैं बीच बैठे हुए थे। 15 एक लोग भीम सिंह साहब के साथ थे, 4-5 पुलिस वाले रहे होंगे। कुल मिला के हमारा ऑडियंस जो है 35-40 लोगों का था। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा आज तकरीर तो मैंने फिर सुन के ही जानी है भीम सिंह जी की। बहुत सारी दिलचस्प बातें इन्होंने की, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई। कहते हैं कि ये जो कुछ इलाका जात जो हैं, ये अगर बॉर्डर के नज़दीक ना होते, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक ना होते, तो शायद यहाँ पे सड़कें भी ना आती। ये पुरानी बात कर रहे थे, लिहाजा कोई बीजेपी वाला सुनकर नाराज़ ना हो जाए कि भाई आज की बात है, नेशनल इंटरेस्ट वगैरह, ये बहुत सालों पहले की बात है। कहते थे ये बॉर्डर के नज़दीक अगर ना होते ये इलाके, तो यहाँ पे सड़कें भी ना आती। तो आज आप देख रहे हैं कि किस किस्म की डेवलपमेंट जो है, ट्रेन लद्दाख में जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। ये अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन ना हो रहे होते, इसमें ये सारा मुतालबा पुरजोर तरीके से उठाया ना जाता, तो शायद फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट ना होता। खैर, देर आइन दुरुस्त आइन, शुरू हो गया काम, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। अब मामला क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2011 के सेंसस के मुताबिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो है लगभग 11.9%, 11.9%, यानी लगभग 12%। लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने इस फिगर को स्ट्रांगली डिस्प्यूट किया हुआ है। ये कहते हैं कि दरअसल हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20% है, क्योंकि जब सेंसस हो रहा होता है उस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं अपने माल मवेशी के साथ, भेड़ बकरी के साथ ऊपर पहाड़ों पे गए हुए होते हैं, वहाँ पे सेंसस के लोग जाते नहीं हैं, लिहाजा इनकी गिनती पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए जो असल में पॉपुलेशन जो है वो 20% होगी। टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 1,25,00,000, या अब सेंसस लेटेस्ट होगा तो एक आप प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो 1,30,00,000 के मुताबिक के करीब लेकर आप चल सकते हैं। जो बनाया है अभी सिस्टम, जो रोल आउट किया है, उसके मुताबिक कुछ उसमें डेडलाइंस दी हुई हैं कि एक टाइम लाइन दी है कि फ़लाँ तारीख को ये होगा, फ़लाँ तारीख को होगा। कुछ उसके जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। इन्होंने कहा कि इसमें ऐसे कर लीजिएगा आप कि ग्राम सभा की मीटिंग बुलाइए और 8 तारीख से पहले ग्राम सभा की रिकमेंडेशन के ऊपर फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करवा लीजिएगा। 15 लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटी होगी एक पंचायत की, ग्राम सभा को बुला के। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर्वे ऑफ क्लेमेंट्स, के जो लोग क्लेम करना चाहते हैं कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर इतने साल से या इतनी सदियों से, मुझे पता है 6 पीढ़ी से 8 पीढ़ी से हमारे आबा अजदाद रह रहे हैं, माल मवेशी हम यहाँ पे चलाते हैं, छोटी मोटी स्मॉल कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, ये ज़मीन, इसका हमें हकूक़ दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के क्लेम दावे जो हैं उनका सर्वे जो है वो कंप्लीट करना है 15 जनवरी तक। उसके बाद जो ये प्रोसेस है कमेटीज़ का, जिस तरह से ये फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है पंचायत लेवल के ऊपर है, उसके बाद सब डिवीज़न लेवल के ऊपर होगी, वो इन क्लेम्स को स्क्रूटनाइज करके और रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेगा 31 जनवरी से पहले, यानी ये जनवरी के महीने में 3 मरहले हो गए। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है उसकी कंसिड्रेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, और जो फाइनल ग्रांट किया जाएगा, हकूक़ जो दिया जाएगा, उसके लिए डेडलाइन रख दी है 31 मार्च। अब ये यानी 8 तारीख से पहले ये हो जाना चाहिए था। इसी के साथ साथ इन्हीं दिनों में जब ये 8 तारीख से पहले ये कर लीजिए, 15 तारीख से पहले ये, 31 जनवरी से पहले ये, और फिर फाइनल जो है वो होगा 31 मार्च को।
इस दौरान आपको पता होगा कि पिछले 10-15 दिन से किस कदर बर्फबारी, बारिश और हालात जो हैं मौसम के एतबार से वो पूरे जम्मू कश्मीर में किस किस्म के बने हुए हैं, ख़ास करके पहाड़ी इलाका जात में। पहाड़ियों की तो आप बात ही छोड़िए, जो मैदानी इलाके हैं उनमें भी, लेकिन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही हैं। पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाना दुश्वार हुआ है। 3-3, 4-4, कहीं पे 5 या 6-6 फीट तक बर्फ़ पड़ी हुई है। और जब हालात इतने ख़राब हो गए मौसम की वजह से, नेचुरल कंडीशंस की वजह से, जब हालात इतने ख़राब हो गए तो कुछ रोज़ ही पहले, 3 रोज़ या 4 रोज़ पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सारे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ एक मीटिंग करके, चीफ मिनिस्टर को साथ, चीफ सेक्रेटरी को साथ रख के और बाकी ऑफिसरान को साथ रख के डिक्लेयर किया इसको, ये जो मौजूदा मौसमी हालात हैं इनको डिक्लेयर किया स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कैलामिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ, यानी ये जो डिज़ास्टर रिलीफ के एतबार से इसको कैलामिटी, एक तरफ कैलामिटी है और दूसरी तरफ हमारी तवक्को क्या है, दूसरी तरफ हमारी ये तवक्को है कि हमने, ये तो 8 तारीख को हो गया ना, ये तो मामला ख़त्म हो गया, ये कि हमने बनानी थी फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है पंचायत लेवल के ऊपर बनानी थी। आप एक एवरेज सर्वे जो है वो देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर का, लगभग एवरेज गांव जो है वो मुश्तमिल है 1000 से 1500 की पॉपुलेशन के ऊपर। 1000 से 1500 की पॉपुलेशन के ऊपर जो है, अगर आप उनका 10% भी आप बुलाते हैं, कम से कम आपकी जो ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा ने बैठकर सर्वसम्मति के साथ यानी कॉन्सेंसस के साथ 15 लोगों को चुनना है, उसमें कम से कम 150 लोग तो वहाँ पे बैठे हुए होने चाहिए। क्योंकि कल क्या हो सकता है कि ये जो है फॉरेस्ट राइट कमेटी है, ये बायसेस की वजह से और किसी इश्यूज़ की वजह से ये नहीं, जो प्रॉपर इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं बनता है, तो वो कागज़ वाली बात आ जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कागज़ से महरूम रह सकते हैं और फिर उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इस बर्फ़ में, इस बारिश में, इस मौसम के माहौल में आपको क्या लगता है कि क्या ये 100, 150 या 200 लोग किसी भी गांव में इकट्ठे हो पाए होंगे ग्राम सभा कन्वीन करने के लिए और वहां पे 15 लोगों का जो सिलेक्शन है वो करने के लिए, इंतखाब करने के लिए? यकीनन नहीं। ये क्या किया कि विलेज लेवल वर्कर जो हैं या रूरल डेवलपमेंट के या किसी दूसरे महकमा के मेंबर हो सकते हैं, या जो ये निज़ाम है पंचायती राज का, इसमें कोई ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन पे कहीं कहीं पे जो है लोगों के 12-15 लोग जो हैं वो चुनकर दे दिए गए हों। उनमें कल पर्सनल बाइसेस भी आ सकते हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो है सर्वे ऑफ क्लेमेंट 15 जनवरी से पहले, इसमें कुल सारे मिला के 7 दिन के का टाइम मिलता है इस कमेटी को। क्या ये कमेटी एडिक्वेटली ट्रेंड है? क्या इनको इतना पता है कि ये किस तरह से हमने क्लेम डिटरमिन करने हैं और ये प्रोसेस जो है इतने वक्त में हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे? उसके बाद 30 तारीख से पहले जो है उसकी स्क्रूटनी करनी है रिकॉर्ड की। अगर उसमें कोई, किसी को अपने तहफ़्ज़ात हैं, रिजर्वेशन है, कुछ किसी का ग्रीवांस है, उसमें जो शिकायत का क्या तरीक़ाकार है। फिर जो अगला मरहला है उसमें अच्छा खासा वक्त है, उसमें 2 महीने का वक्त है, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये प्रोसेस हो गया इस तरह का शुरू, और इसमें मुबारकबाद जगह जगह दी जा रही है कि जी बहुत ज़बरदस्त हो गया, आप ये इसको कर रहे हैं। बजाय इसके आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप देखें कि मुल्क भर में क्या हुआ, आप कानून को स्टडी करें। कानून को स्टडी करने के बाद मैंने देखा है कि जो इस वक्त की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये बहुत रिसेप्टिव हैं, ये बात को सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये अगर इनके सामने आपने देखा पिछले 4-5 महीने में कि ख़ास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, सिन्हा साहब के आने के बाद, कि अगर आप इनके ज़ेरे गौर कोई बात ले जाते हैं, अगर बात जेन्युइन है तो उसके ऊपर ये अपना अगर फैसला को गौर दोबारा करने के लिए ये ज़रूर मानते हैं। बजाय इसके कि ये बताया जाता कि जनाब मुबारक है, बहुत अच्छा कर दिया आपने। प्रोसेस जो बाकी मुल्क भर में होता है उसका तरीक़ाकार किस तरह से है और कानून क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले आप गाँव को नोटिफाई कीजिए, आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, आप बताइए कि फ़लाँ जंगल या फ़लाँ जंगलों के नज़दीक जो गांव हैं वहाँ की आप लिस्ट निकालिए और लिस्ट निकाल कर बताइए कि यहाँ से लोगों के क्लेम आ जाएं हमारे पास कि ये जंगलात हैं, इनको हमने प्रिजर्व करना है। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि उनको यहाँ पे हकूक़ मिलने चाहिए। उसको लोग अखबारात में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, बीडीओ के दफ्तर में, डीएफओ के दफ्तर में, डीसी के दफ्तर में, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के दफ्तर में या सरपंच के वहाँ पे
वहाँ पे आके नोटिस बोर्ड के ऊपर आकर देखें, पता चले कि जी हाँ ये हमारा जो जंगल या हमारे जंगल के नज़दीक वाला गांव या फलां पंचायत या पंचायत की ये वार्ड ये नोटिफाई हुई है इसमें, अब हमें इसमें अपना क्लेम देना है, ताकि एडिक्वेटली आपको स्टडी हो जाए इसके बारे में कि ये क्या है। उसके बाद आपकी एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। मैसिव अवेयरनेस कैंपेन का क्या मतलब ये कि रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, पोस्टर के, इश्तहारात के, पैम्फलेट के, या छोटी छोटी मीटिंग्स कन्वीन करके लोगों को पता चले कि ये बात चल क्या रही है। मेरा यकीन मानिए, मैं गांव से, जंगली इलाके से, जंगल के इलाके से मैं खुद आता हूँ मैं, और नई चीज़ है, कम्प्लीटली एक नई चीज़ है कि अचानक से पता चलता है कि ये कमेटी है, इसने मालूम करना कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ये अब इसके हाथ में सारी बात चलेगी, समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से जो है वो बताया जाए। अगर इसमें ये सक्सेसफुल हो जाता है, लेट्स नॉट डाउट, लेट्स नॉट बी जजमेंटल, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत मुबारकबाद की बात है। लेकिन तरीका, जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, तजुर्बा है जो नेशनल लेवल का, वो थोड़ा सारा मुख्तलिफ है। अगर उसको हम मद्देनज़र रखें, उसके ऊपर अगर हम गौर करें, फिर हमें पता चलता है कि अगर हम 14 साल के बाद हम जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास 14 साल का अच्छा खासा हमारे पास तजर्बा, पता होना चाहिए था कि बाकी मुल्क में कैसे हुआ है। बाकी मुल्क में आप देखिए कि जो लेटेस्ट अदाद शुमार मेरे पास अवेलेबल हैं उसके मुताबिक ट्राइबल पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान में है वो 8 करोड़ है, यानी 80 मिलियन, 8 करोड़ पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की। 2019-20 तक जिन लोगों को जंगलात के हकूक फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मिल पाए हैं उनकी तादाद है 1.9 मिलियन, यानी 19 लाख, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, यानी 20 लाख। 20 लाख को अगर आप 8 करोड़ का वो बनाते हैं कि ये 0.2% के करीब जो है ये बनती है, यानी 1% का भी लगभग 1/4 या 5वां हिस्सा जो है वो 14 साल में सिर्फ 1% की 1/4 प्रोग्रेस जो है वो मुल्क भर में हो पाई है फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में, और हम इसको ले जा रहे हैं इस स्पीड के ऊपर। और ये जो लोग सारे हैं जिनको हम इसमें एंगेज कर रहे हैं सारे प्रोसेस में, ये सारे लोग जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, पता भी नहीं है, बर्फ़ें छटेंगी, गलेंगी, हटेंगी, धूप निकलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि लोगों के दरअसल हालात हैं कैसे हैं इस वक्त, और वहाँ पे पता नहीं कमेटियाँ किस तरह से बनी हैं और ये कमेटियाँ अपने फैसला जात किस तरह से देंगी। जब ये इतनी स्लो प्रोग्रेस फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मुल्क भर में हो रही थी, हमारे पास 2 मिसालें हैं। यानी सबसे बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उड़ीसा में हुई है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, वो महाराष्ट्र में हुई। तो लिहाजा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी इसको स्टडी किया कि मामला है क्या, कि इतना बेहतरीन कानून होने के बावजूद भी लोगों को उनके हकूक़ क्यों नहीं मिल रहे। जब आपको जो हकूक़ आइन आपको देता है वो हकूक़ अगर आपको मिल नहीं पा रहे तो आप वल्नरेबल होते हैं, आपके साथ किसी किस्म की कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। इन्होंने इसको स्टडी किया, स्टडी करके ये इस नतीजे के ऊपर निकले। सबसे पहली बात जो है वो उन्होंने बताई कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उस लेवल की हम अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इस वक्त जब आप फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं तो जो सबसे पहला महकमा आपके जहन में आता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं, वो महकमा कौन सा है? महकमा जंगलात। दरअसल महकमा जंगलात का तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई बड़ा रोल है ही नहीं है। ये इम्प्लीमेंटेशन जो करवानी है ये तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने करवानी है, और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो मतलब जिसके पास बहुत इनसफिशेंट मैन पावर है। ट्राइबल डिपार्टमेंट है, आप ज़िला में चले जाइए, आप तहसील में चले जाइए, आप ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ पे ट्राइबल डिपार्टमेंट का कौन दफ्तर आपको मिलेगा, कौन आपको एहलकार मिलेंगे जो। तो दूसरी जो चीज़ थी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उन्होंने बताई। इस तरह से करके इतनी रिसर्च, टॉम्स ऑफ बुक्स बेशुमार जो है वो करके गवर्नमेंट्स के पास रिकमेंडेशन गई कि आप इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से पूछ रहा था कि अगर 31 मार्च जो ये टाइमलाइन दी हुई है इसके मुताबिक इस सारे फेज़ से गुजर कर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हकूक़ जो हैं जंगलात में रहने के या जंगलात के प्रोड्यूस के ऊपर उनको 31 मार्च तक नहीं मिल पाते, उसके बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा पता नहीं। तो मैंने कहा कि क्या ये प्रोसेस
31 मार्च को ख़त्म ही हो जाएगा कि उसके बाद भी ये चलता रहेगा कि भी आप पर एस्ट्राइट कमेटी के पास जाइए, इसके पास जाइए, उसके पास जाइए? उन्होंने कहा ये भी पता नहीं। तो मैंने कहा कानून तो नहीं है ना सीज हो रहा है, द लॉ इज़ नॉट सीजिंग टू एग्जिस्ट, लॉ इज़ गोइंग टू बी देयर, कानून तो नहीं सीज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कानून तो नहीं सीज होगा, यानी कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो अगर ऑन गोइंग प्रोसेस है तो इसमें ये टाइमलाइन क्यों है? तो उन्होंने कहा देख के बताएंगे, इसके बारे में बात तो है कोई ना कोई इसमें, ये देख के बताएंगे। तो लिहाजा ये अगर जो पॉलिटिकल जो कैपिटल, जो पॉलिटिकल मास हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितना भी है, उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट को ये अपील जानी चाहिए। और हमारे इस बात करने में भी अगर किसी किस्म का कोई असर होता है तो ये इसको थोड़ा सारा और फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन और वाइडर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि इतना जो बेहतरीन कानून है इसकी जो फ़ायदा है कम से कम वो उन सब लोगों तक पहुंच जाए जो इसके मुस्तहिक हैं, जो राइटफुली इसको कानून की इम्प्लीमेंटेशन को डिज़र्व करते हैं। नो ऑफेंसेस इंटेंडेड। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।